प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष में पेपर सेकंड समष्टि आर्थिक सिद्धांत राष्ट्रीय आय का माप कैसे किया जाता है, राष्ट्रीय आय को मापने की क्या मेथड या विधियाँ हैं, इसका अध्ययन हम आज करेंगे। राष्ट्रीय आय को किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था में जो एक देश की राष्ट्रीय आय है उसको कैसे मापा जाए, उसके 3 मेथड अर्थशास्त्र में दिए हैं। उत्पादन गणना विधि, जिसको हम मूल्यवर्धित विधि भी कहते हैं। दूसरी जो सेकंड मेथड जो हम देखते हैं आय गणना विधि, जिसको आय वितरण विधि कहा जाता है। देन थर्ड व्यय गणना विधि, जिसे हम आय खर्च विधि कहते हैं। इन तीनों मेथड से जब हम राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं तो उनकी वैल्यू लगभग बराबर आती है, क्योंकि अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि हम अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन करते हैं, जितना अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है, उतनी ही आय जनरेट होती है। देश की आय जनरेट, जितना देश में उत्पादन किया जाता है उतनी ही उत्पादन के मूल्य के बराबर देश में आय उत्पन्न होती है, आय जनरेट होती है, और जितनी आय होती है उतना ही कुल व्यय होता है। अर्थात उत्पादन, आय और व्यय तीनों ही बराबर होते हैं। देश में जितना एक वर्ष की अवधि में उत्पादन किया जाता है, ठीक उस उत्पादन के मूल्य के बराबर आय जनरेट होती है, आय होती है, और उस आय को फिर उत्पादन या अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया जाता है, व्यय। ये तीनों बराबर होते हैं। इसलिए हम 3 मेथड से राष्ट्रीय आय का माप कर सकते हैं। आज हम राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन गणना विधि के बारे में पढ़ेंगे। उत्पादन गणना विधि या मूल्यवर्धित विधि, इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जाता है उसका अध्ययन आज हम करेंगे। इस विधि के अनुसार किसी भी देश में या किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का साधन लागत पर आधारित शुद्ध मूल्य का जब योग कर लिया जाता है तो उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। या यूं समझें कि एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं व सेवाओं साधन लागत पर आधारित शुद्ध मूल्य का योग राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय इस विधि में राष्ट्रीय आय हम ज्ञात करने के लिए अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि हम लेते हैं। एक वर्ष की अवधि में उत्पादन के जो साधन लगते हैं, उत्पादन के 5 साधन हैं: भूमि, श्रम,
एक देश के उत्पादन के साधनों के द्वारा जो अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, अंतिम वस्तुओं सेवाओं का एक देश का साधन लागत पर आधारित शुद्ध मूल्य, उस उत्पादन का साधन लागत पर आधारित जो शुद्ध मूल्य है उसका योग ही राष्ट्रीय आय। यानी जो भी उत्पादन किया जाएगा उसका साधन लागत पर आधारित शुद्ध मूल्य निकाला जाएगा। जो हम साधन लागत पर आधारित शुद्ध मूल्य निकालते हैं तो वही देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। इस विधि में हम यहाँ देखेंगे, इस विधि को समझने के लिए हम देखें राष्ट्रीय आय की जो माप किया जाता है उत्पादन विधि या मूल्य वर्धित विधि है। तो एक बार यहाँ पर क्लियर है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य लिया जाता है। प्रथम बात इसमें ये ले रहे हैं हम अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन मूल्य, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मूल्य लिया जाता है। अब देखें वस्तुएं सेवाएं दो तरह की होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाएं और सेकंड अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाएं वह वस्तुएं और सेवाएं हैं जिसका लेन देन दो उत्पादकों के बीच होता है। दोबारा सुनिए, मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तु होती है जिसका लेन देन दो उत्पादकों के बीच होता है, यानी दोनों प्रोड्यूसर हैं। जबकि अंतिम वस्तुओं और सेवाएं उनको कहते हैं जिनका लेन देन एक उत्पादक और एक उपभोक्ता के बीच होता है, यानी दोनों वर्ग अलग अलग हैं। वस्तुओं का लेन देन उत्पादक और उपभोक्ता कंज्यूमर के बीच होता है। उस वस्तुओं को हम अंतिम वस्तुएं और सेवाएं कहते हैं। और उत्पादन विधि में जब हम उत्पादन की गणना करते हैं तो केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही लेते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को नहीं लिया जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना में लेते हैं तो एक ही उत्पादन की एक से अधिक बार या दोहरी गणना होती है, जिससे राष्ट्रीय आय का माप गलत होता है। जबकि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को जब हम इनका उत्पादन लेते हैं तो उससे राष्ट्रीय आय का माप करते समय उत्पादन की एक ही बार गणना होगी, दोहरी गणना नहीं होगी, और राष्ट्रीय आय का माप भी बिल्कुल हम कह सकते हैं सही निकल पाएगा। एक उदाहरण से समझिए इन वस्तुओं को। यदि किसान अपना अनाज या गेहूँ, जो भी किसान ने गेहूँ उत्पादित किया है, यदि किसान गेहूँ आटा कंपनी को बेचता है तो ऐसी स्थिति में गेहूँ मध्यवर्ती वस्तु होती है। क्यों? क्योंकि किसान भी उत्पादक है और फ्लोर मिल में आटा बनाने वाली कंपनी वो भी उत्पादक या प्रोड्यूसर है। तो ऐसी स्थिति में आटे का मूल्य भी लेना और गेहूँ का मूल्य भी लेने से राष्ट्रीय आय की गणना गलत हो जाती है, क्योंकि ये मध्यवर्ती वस्तु है। यदि किसान गेहूँ को उपभोक्ता को बेच देता है तब गेहूँ अंतिम वस्तु बन जाएगी। कारण कि किसान उत्पादक है और उपभोक्ता को बेच रहा है, यानी कंज्यूमर को बेच रहा है, जो उसका सेवन करता है, उसका उपभोग करता है, तो यहाँ पर गेहूँ अंतिम वस्तु कहलाएगी। और हम केवल गेहूँ का मूल्य अगर लेंगे, यानी अंतिम वस्तु का मूल्य लेंगे, तो एक ही बार राष्ट्रीय आय की गणना हो पाएगी। राष्ट्रीय आय के उत्पादन की एक ही बार गणना हो पाएगी। डबल गणना या दोहरी गणना की समस्या इस केस में नहीं रहेगी। जबकि अगर किसान उसी गेहूँ को आटा कंपनी को बेच रहा था तो गेहूँ का मूल्य भी राष्ट्रीय आय में जुड़ जाएगा। अगर मध्यवर्ती वस्तुएं लेते हैं हम तो और आटे का मूल्य भी राष्ट्रीय आय में जुड़ जाने से राष्ट्रीय आय की गणना गलत हो जाएगी। यदि आटा कंपनी आटे को उपभोक्ता को बेच देती है
तो यहाँ आटा अंतिम वस्तु बन जाता है। और ऐसी स्थिति में हम केवल आटे का मूल्य ही लेंगे, गेहूं का मूल्य नहीं लेंगे, क्योंकि गेहूं मध्यवर्ती वस्तु है और आटा अंतिम वस्तु है। तो अंतिम वस्तु लेने से राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो सही रूप में, विश्वसनीय रूप में मापी जा सकती है। दोहरी गणना की समस्या हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो उत्पादन गणना करने में पहला ही काम यह है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को लिया जाए। अब इन उत्पादन करने के बाद अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन का हम शुद्ध मूल्य लेंगे। शुद्ध मूल्य उसको कहते हैं जिसमें उत्पादन के दौरान मशीनी घिसावट वगैरह जो खर्च आते हैं या पूंजी प्रतिस्थापन का जो खर्च आता है, जो उत्पादन नहीं है, उस खर्च को उस मूल्य में से निकाल देते हैं तो उत्पादन का शुद्ध मूल्य हमें प्राप्त हो जाता है। और फिर उस शुद्ध मूल्य को हम साधन लागत पर ऐसे निकालते हैं कि उस उत्पादन के मूल्य में इनडायरेक्ट टैक्स भी लगे हुए हैं, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को भी अगर हम हटा दें तो ऐसी स्थिति में जो मूल्य निकलता है उसे हम साधन लागत पर आधारित शुद्ध मूल्य कहते हैं। तो साधन लागत पर आधारित जो शुद्ध मूल्य है उत्पादन का, उसी का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो केवल उत्पादन की गणना करना या उत्पादन के माप करना ही राष्ट्रीय आय के मापने के लिए उपयुक्त नहीं है। हमें मूल्य में भी देखना होगा कि कौन सा मूल्य लेना है। बाजार मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना नहीं होगी। साधन लागत पर आधारित शुद्ध मूल्य का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। इस विधि को एक और नाम से जानते हैं। इस विधि का एक तरीका ये भी है मूल्य वर्धित विधि। इसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। मूल्य वर्धित विधि क्या है? मूल्य वर्धित विधि ये है कि उत्पादन के प्रत्येक चरण में या प्रत्येक स्तर में जो मूल्य वर्धित होता है उस मूल्य वर्धित का योग कर लिया जाता है, तो हमें कुल मूल्य वर्धित या यूँ कह सकते हैं कि हमें देश का जो है जीडीपी प्राप्त हो जाता है। और उससे हम कुल मूल्य वर्धित को हम साधन लागत पर आधारित शुद्ध मूल्य वर्धित में बदल देते हैं और शुद्ध मूल्य वर्धित अर्थात साधन लागत पर आधारित शुद्ध मूल्य वर्धित का योग जब हम कर लेते हैं तो उसको भी हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। मूल्य वर्धित कैसे? अब देखिए, उत्पादन विधि के द्वारा हमने ये समझा कि किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में जो अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है उस उत्पादन का साधन लागत पर आधारित शुद्ध मूल्य हम निकाल लेते हैं और फिर उसका योग कर लेते हैं, तो हमें राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाती है। इसको हम एक उदाहरण से भी बता सकते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि से करने के लिए हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांट देते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कृषि से संबंधित व्यवसाय रखते हैं। कृषि से संबंधित व्यवसाय, इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण क्षेत्र इसमें हम रखते हैं। उद्योग, इसमें आप ले सकते हैं उद्योग है। और तीसरा सेवा क्षेत्र, बैंक की सेवाएं हैं, परिवहन सेवाएं हैं, सेवा क्षेत्र भी हम इसको कह सकते हैं। ये 3 क्षेत्र हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांट देते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब एक वर्ष की अवधि में इन तीनों क्षेत्रों का जो अंतिम उत्पादन होता है उस अंतिम उत्पादन को हम साधन लागत पर आधारित उस अंतिम उत्पादन का हम साधन लागत पर आधारित शुद्ध मूल्य निकाल लेते हैं और उनका योग कर लेते हैं, वही राष्ट्रीय आय कहलाती है। इस तरह से हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटकर राष्ट्रीय आय का माप कर सकते हैं।
यहाँ एक सूत्र से भी हम राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हैं। देखें राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे, आप देखें देश में सबसे पहले हम सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, इसको हम ज्ञात करते हैं। जीडीपी को ज्ञात किया जाता है। जीडीपी का अर्थ क्या है, ये हम राष्ट्रीय आय के अवधारणा में पढ़ चुके हैं। जीडीपी का मतलब है एक देश की घरेलू सीमाओं में होने वाला जो उत्पादन है उसको हम जीडीपी कहते हैं। उनके उत्पादन का जो मूल्य है, बाजार मूल्य, को हम जीडीपी कहते हैं। राष्ट्रीय आय का संबंध देश के नागरिकों की आय से, एक देश के नागरिकों की आय या उत्पादन को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। जबकि जीडीपी का मतलब देश की सीमाओं में होने वाला उत्पादन है। तो देश की घरेलू सीमाओं के अंदर होने वाला उत्पादन में देश के नागरिक भी हैं और विदेशी नागरिक भी यहाँ पर अपनी उत्पादन की सेवाएं दे रहे हैं, वो भी अपनी आय प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर केवल हम जीडीपी को ही राष्ट्रीय आय माने तो गलत हो जाएगा। जीडीपी राष्ट्रीय आय नहीं हो सकती। राष्ट्रीय आय केवल नागरिकों, एक देश के नागरिकों की आय हो सकती है। तो हम जीडीपी से जीएनपी निकालते हैं। जब हमें जीडीपी दिया हुआ है तो अब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी ज्ञात करेंगे। जीएनपी का मतलब होता है एक देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित किया गया अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य। जबकि जीडीपी में एक देश के नागरिक भी हैं प्लस विदेशी नागरिक भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जीडीपी जो है एक देश के नागरिकों के उत्पादन की गणना जीडीपी से नहीं हो सकती। तो ये जीडीपी की सहायता से हम दूसरा मेथड निकालेंगे, जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये निकालने का सूत्र देखें आप, जीएनपी जीडीपी, ये हम ले रहे हैं जीडीपी। जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी को लेना होगा और अब हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम एब्रोड को लिया। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ भारतीय, उदाहरण लें अमेरिका और भारत की बात करें तो कुछ अमेरिकी नागरिक भारत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कुछ भारतीय नागरिक अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इन दोनों की आय का अंतर अगर हम करते हैं तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय करते हैं। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को अगर हम जीडीपी में ऐड करते हैं तो हमें देश के नागरिकों द्वारा बनाया गया उत्पादन प्राप्त हो जाता है। तो इसका इसमें हम ऐड कर देते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इसमें इसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को अगर हम जीडीपी में जोड़ते हैं तो हमें जीएनपी प्राप्त हो जाता है। अब ये जीएनपी जो है केवल भारतीय नागरिकों द्वारा या अपने देश के नागरिकों द्वारा बनाया गया उत्पादन है। देखें हमने दो काम किए। सबसे पहले जीडीपी का आकलन किया, जीडीपी से हमने जीएनपी निकाला। अब जीएनपी के भी दो रूप होते हैं, वो हम यह समझेंगे। जीएनपी के दो रूप होते हैं।
जीएनपी के दो रूप होते हैं। जीएनपी के दो रूप होते हैं, एक जीएनपी मार्केट प्राइस पर, एक जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। इसी तरह जीडीपी के भी दो रूप होते हैं, जीडीपी मार्केट प्राइस पर, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर। तो ये दो रूप क्या है आप क्लियर कर लें। ये दो रूप केवल इतना ही है, अगर हम बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन को माप रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम साधन लागत आधारित जो जीएनपी है उसमें हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो वस्तुओं के उत्पादन पर लग रहा है उसको हम जोड़ देते हैं तो बाजार मूल्य को निकल जाता है। और अगर हम साधन लागत पर केवल जीएनपी निकाल रहे हैं, केवल साधनों की आय या लागत के आधार पर उत्पादन की गणना कर रहे हैं, तब हम बाजार मूल्य पर जो जीएनपी निकला हुआ है उसमें दोबारा हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को हम घटा दें तो वो उत्पादन की तरह की लागत आ जाएगी, उसको हम साधन लागत पर आधारित जीएनपी कहते हैं। तो ये दो रूप जीएनपी को हम यहाँ पर देखें। अब नेक्स्ट तरीका देखें, हमने पहले जीडीपी निकाला, सेकंड में हमने जीएनपी निकाला और थर्ड स्थिति में हम एनएनपी निकालते हैं। एनएनपी क्या है? एनएनपी का मतलब होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। जीएनपी का मतलब कुल राष्ट्रीय उत्पादन, एनएनपी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। तो हम कुल राष्ट्रीय उत्पादन ज्ञात करने के बाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को निकालेंगे। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कैसे निकलता है? तो यहाँ देखिए, जब उत्पादन कार्य किया जाता है तब मशीनों में या पूंजी में टूट बांध या जिसको हम अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं पूंजी गिरावट खर्च या पूंजी प्रतिस्थापन खर्च भी या मेंटेनेंस का जो खर्चा आता है पूंजी का, वो उत्पादन मूल्य में से अगर हम घटा दें, क्योंकि ये उत्पादन नहीं है, पूंजी गिरावट खर्च उत्पादन नहीं है, ये उत्पादन बनाए रखने के लिए किया गया खर्चा था, मेंटेनेंस का खर्चा था, मूल्य ह्रास का खर्चा था, उसको हम अगर उत्पादन मूल्य में से घटा दें तो जो उत्पादन बचता है उस उत्पादन को हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। तो एनएनपी का फॉर्मूला ये हो जाता है कुल राष्ट्रीय उत्पादन लेंगे और इसमें हम वार्षिक मूल्यह्रास खर्च, उत्पादन के दौरान होने वाला वार्षिक मूल्यह्रास खर्च की राशि को रिड्यूस करते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है उसको अगर हम जीएनपी में से घटा दें तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी प्राप्त हो जाता है। अब जिस तरह से जीएनपी के दो रूप मैंने आपको अभी बताए थे, जीएनपी मार्केट प्राइस पर, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पर, उसी तरह एनएनपी के भी दो रूप हैं, एनएनपी मार्केट प्राइस पर और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी मार्केट प्राइस पर कैसे ज्ञात करेंगे? बाजार कीमत पर कैसे ज्ञात करते हैं? आप देखें, एनएनपी मार्केट प्राइस को ज्ञात करने के लिए हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट साधन लागत पर आधारित हम यहाँ यूँ कह सकते लागत पर आधारित उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन लेंगे और बाजार मूल्य में हम निकाल रहे हैं। तो मार्केट में जब वस्तु बिकने के लिए आती है तो उस पर उत्पादन कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स भी लगता है, तो इसमें ऐड कर देते हैं प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो ये हमें बाजार मूल्य पर आधारित एनएनपी प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर निकालना चाहते हैं तो जो उत्पादन हुआ है उस जो उत्पादन जो शुद्ध उत्पादन हुआ है उसका केवल लागत मूल्य ही निकालना है, हमें बाजार मूल्य नहीं निकालना है, तब यहाँ पर सूत्र चेंज हो जाएगा। तो हम जो बाजार मूल्य पर उत्पादन का मूल्य, जो बाजार कीमत पर हमने उत्पादन निकाला था उसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष को वापस घटा दिया जाए तो लागत के आधार पर ही केवल उत्पादन आ जाता है और जो लागत के आधार पर जो उत्पादन आ रहा है उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, वही राष्ट्रीय आय कहलाती है, उत्पादन करना विधि कहते हैं। तो देखें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को कैसे निकालेंगे हम?
तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर निकालने के लिए हम एनएनपी मार्केट प्राइस पर लेते हैं और माइनस कर देते हैं हम यहाँ पर शुद्ध अप्रत्यक्ष, इसको हम लेस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें तो अब देखें बाजार मूल्य में ऐड हो रहा है शुद्ध अप्रत्यक्ष का और साधन लागत में लेस हो रहा है या घट रहा है, तो हमें साधन लागत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। और इस नेट नेशनल प्रोडक्ट जो फैक्टर कॉस्ट पर आधारित है उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो यहाँ राष्ट्रीय आय का चौथा फॉर्मूला बन जाएगा, राष्ट्रीय आय मिल जाएगी, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये राष्ट्रीय आय को हम इस तरह से उत्पादन गणना विधि में कैलकुलेट करते हैं। दोबारा सुन लें आप वापस जो हमने ये समझा है, राष्ट्रीय आय की अगर हम उत्पादन गणना विधि से राष्ट्रीय आय निकालना चाह रहे हैं तो दो बातें आप अपने माइंड में क्लियर करके चलें कि राष्ट्रीय आय का संबंध केवल उत्पादन क्रियाओं से मिलने वाली आय से ही है। उत्पादन कार्य करने से जो आय मिलती है वही राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती है। दूसरा, राष्ट्रीय आय में केवल एक देश के नागरिकों की आय ही की जाती है। ये दो बातें अपने जहन में या अपने मस्तिष्क में लेकर चलें। अब हम जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो देखें तो सबसे पहले देश की घरेलू सीमाओं में होने वाला उत्पादन लेंगे। हम सभी जानते हैं देश की घरेलू सीमाओं में होने वाला जो उत्पादन है उसमें देश के नागरिकों का भी योगदान है और विदेश के नागरिकों का भी योगदान है, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। अब हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय आय का मतलब तो देश के नागरिकों की आय है, तो हम जीडीपी से जीएनपी निकालते हैं। जीएनपी का मतलब यही है कि एक देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित किए गए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य हम जीएनपी में लेते हैं। जीएनपी क्या हो जाता है? अब जीएनपी में ऐसा मूल्य भी शामिल है, जीएनपी के अंतर्गत मशीनी घिसावट खर्च भी शामिल है। अतः जो उत्पादन के दौरान मशीनों का खर्चा आया है वो उत्पादन नहीं है लेकिन वो भी जीएनपी में शामिल है। तो उसको अगर हम निकालते हैं जैसे हमने निकाला तब हमें एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का शुद्ध मूल्य था, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन ये था। कुल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल राष्ट्रीय उत्पादन से हम किस पर पहुंचे? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन पर पहुंचे। कैसे पहुंचे? मशीनों का जो वार्षिक मूल्य बांग का उसको हमने लेस कर दिया। अब एनएनपी की दो रूपों में हम देखने को मिल सकता है। एक एनएनपी मार्केट प्राइस का, जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का बाजार मूल्य पर जब हम क्या कर रहे हैं या बाजार मूल्य ले रहे हैं तो एनएनपी का बाजार मूल्य की बात करें तो बाजार मूल्य में तो इंडायरेक्ट टैक्स भी शामिल है, तो उस शुद्ध इंडायरेक्ट टैक्स को अगर हम ऐड करेंगे बाजार मूल्य निकलता है। तो ये टैक्स की राशि राष्ट्रीय आय नहीं है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की राशि राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं, ये उत्पादन नहीं है, ये सरकार द्वारा वस्तु उत्पादन पर लगाया जाता है। इन शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को हम अगर ऐड करें तो बाजार मूल्य पर एनएनपी ज्ञात हो जाता है, तो ये राष्ट्रीय आय नहीं हो सकती। तब राष्ट्रीय आय ज्ञात करने में एनएनपी का दूसरा रूप हम देखते हैं साधन लागत पर आधारित एनएनपी, केवल लागत पर आधारित उत्पादन को बताता है। तो जब साधन लागत पर आधारित जब हम एनएनपी ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हम एनएनपी जो बाजार मूल्य पर लिया हुआ जिसमें टैक्स शामिल है उसको हम वापस लेस कर देते हैं और हम साधन लागत पर आधारित जो है एनएनपी प्राप्त हो जाता है। और ये जो साधन लागत पर आधारित जो एनएनपी प्राप्त हुआ है इसी को हम नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो इस तरीके से हम उत्पादन गणना विधि में राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय क्या क्या सावधानियां या प्रिकॉशन रखने होंगे, तो सावधानियों को भी हम यहाँ पर क्लिक करें। अगर आप इस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने जा रहे हैं तो इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी जाएगी उनको आप देखें। सबसे पहले हमें यह याद रखना है कि मध्यवर्ती वस्तु
का उत्पादन नहीं लिया जाए। पहली सावधानी हमने ये बरतनी है कि उत्पादन की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ही हमको लेना है, मध्यवर्ती वस्तु का उत्पादन नहीं लेना है। मध्यवर्ती वस्तु का उत्पादन नहीं लिया जाएगा। कारण स्पष्ट मैं पहले कर चुका हूँ कि यदि मध्यवर्ती वस्तु का उत्पादन लेंगे तो 2 बार गणना हो जाएगी, एक ही वस्तु की एक ही उत्पादन की 2 बार गणना हो जाएगी, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। दूसरा देखिए सावधानी हम बरतेंगे, पुरानी वस्तु का उत्पादन नहीं लिया जाए। ऐसी वस्तु जो पुरानी है, सेकेंड हैंड है, एक बार सेल हो चुकी सेकेंड हैंड गुड्स है, तो उसको हम राष्ट्रीय आय में नहीं लेंगे, क्योंकि इससे राष्ट्रीय आय की गणना गलत हो जाती है। एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो माल उत्पादित हुआ है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो माल उत्पादित हुआ है, केवल वो नई वस्तुएं या जो उत्पादित की गई है अंतिम वस्तु, वो ही राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाएगी। अब हम देखते हैं कि एक वर्ष की अवधि के दौरान जो उत्पादन हुआ है, कुछ उत्पादन बाजार में बिक जाता है, कुछ अनबिका रह जाता है, तो हम जो माल बिक गया है उसका मूल्य और जो माल उस वर्ष के दौरान नहीं मिला है, स्टॉक है, माल का जो स्टॉक है उसका मूल्य, उन दोनों का ऐड करके राष्ट्रीय आय निकालते हैं। अब यदि वस्तु पुरानी है, बिक चुकी है और किसी सेकंड पर्सन ने उस वस्तु को खरीदा है, तो तब उस वस्तु का मूल्य राष्ट्रीय आय में नहीं दिया जाए और राष्ट्रीय आय की गणना, क्योंकि पुरानी वस्तु ऑलरेडी पहले जब उत्पादित हुई थी राष्ट्रीय आय में जुड़ चुकी है, इसलिए हम पुरानी वस्तु को राष्ट्रीय आय में। इसी तरह तीसरी सावधानी हम यहाँ पर ये बरतेंगे कि वार्षिक मूल्यह्रास खर्च को नहीं लिया जाए। उत्पादन के दौरान जो मशीनों का जो खर्च होता है उसको हम राष्ट्रीय आय में नहीं लेंगे, क्योंकि ये उत्पादन नहीं है। इसी तरह शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को उत्पादन में नहीं लिया जाए। ये भी हमको ध्यान में रखना होगा कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय वस्तुओं के उत्पादन पर जो इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है, शुद्ध इनडायरेक्ट टैक्स है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है, उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसे उत्पादन शुद्ध अप्रत्यक्ष कर उत्पादन की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए ये भी उत्पादन में काउंट नहीं। नेक्स्ट है कि इस विधि के द्वारा अगर आप राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो मुख्य समस्या क्या आती है? तो पहली समस्या ये आती है कि दोहरी गणना की समस्या इसमें कुछ समस्या भी है। इस विधि से अगर हम राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं तो दोहरी गणना की समस्या सामने आएगी। दोहरी गणना ये है कि एक ही उत्पादन की एक से अधिक बार गणना बना दोहरी गणना। जैसे किसान ने गेहूं का उत्पादन किया है तो और उस गेहूं से जो आटा बना है और उस आटे से जो डबल रोटी या बिस्किट बने हैं, इन सभी का मूल्य लेने से एक ही चीज़ की एक से अधिक बार गणना हो जाती है, दोहरी गणना है। तो इस दोहरी गणना से बचने के लिए हमने इस विधि में पढ़ा था केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही लेना है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य लेने पर दोहरी गणना की समस्या नहीं रहती है। दैट्स ऑल।